जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। प्यारे बच्चों, हर रोज की भांति आपके साथ हम फिर लूसेंट के इस सीरीज में जुड़ रहे हैं, जहां हम गांधी युग को कवर कर रहे हैं। और आज का हमारा 6वां क्लास है, जहां 76 से 90 तक के प्रश्नों को हम कवर करेंगे और साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जितने प्रश्न है सभी लूसेंट ऑब्जेक्टिव के हैं और साथ में जो एक्सप्लेनेशन है वह एनसीईआरटी और लूसेंट थ्योरी को कवर करते हुए किया गया है, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में न छूटे। सभी के सभी प्रश्न आपका बने और सभी प्रश्न यहीं से आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज का पहला प्रश्न हम देखेंगे प्यारे बच्चों। आज का पहला प्रश्न हम देखेंगे और पहला प्रश्न है कि कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। इसका कहना यह है कि वह कौन सा ऐसा जगह है जहां भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, बी रंगून, सी जकार्ता और डी बैंकॉक। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर। किसने किया था इसकी स्थापना? तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि इसकी स्थापना किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में प्रांतीय नहीं है बल्कि प्रांतीय है, प्रांतीय आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी 1943 में। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अपने सफलता को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि यह एक ऐसा सीरीज है जहां आप प्रश्नों को करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको इन घटनाओं पर विचार करना है कि कौन घटना सबसे पहले हुआ और कौन बाद में हुआ। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। तो इन सभी पे हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है कि मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, और सांप्रदायिक पंचाट जो है मैकडोनाल्ड का, यह कब हुआ था। इन सब पे हम लोग चर्चा कर लिया है। तो सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 यानी लाइन से ही है। आपको ये बात याद रखना है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, और इसलिए आपको कंसेप्ट पे बिल्कुल ध्यान देना होगा। बात यहां हम लोगों ने कर लिया, मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता और फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। आपको वह उद्देश्य बताना है जिसके लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो हमें पता है कि हर 10 वर्ष पे एक समीक्षा करती थी अंग्रेज। जैसे 1919 का अधिनियम आया था, 1909 का अधिनियम आया था, फिर 10 साल बाद 1919 का अधिनियम आया, फिर 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए 1929 में फिर अधिनियम आने वाला था। लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियां भारत की इतनी बढ़ गई थी कि 2 साल पहले ही 1927 में इसका गठन करके 1928 में 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। अब यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई। तो इसका गठन जो है वह 1927 में लंदन में हुआ था। यह लाइन याद रखना है। पूछता है आपसे प्रश्न में कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो जब कब हुआ था पूछे तो 1927 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और जब यह कहे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था तो यह 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन 1919 के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। अब यहां से और प्रश्न बनते हैं और पूछता है कि साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था। तो एक नाम सबसे बड़ा आता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी का सबसे बड़ा नाम आता है और इनकी मृत्यु भी इस में हो जाती है सैंडर्स द्वारा। इन सभी बातों पे हमने चर्चा कर लिया है। अब साइमन कमीशन पे और बात करें तो इसके लिए नारा दिया गया था साइमन गो बैक नारा दिया गया था। साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ, इसका नारा था। और इसे व्हाइट मैन कमिटी भी कहा गया था। इसे व्हाइट मैन कमिटी भी कहा गया था। व्हाइट मैन
कमिटी भी कहा गया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमिटी भी कहा गया था। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब यहाँ हम बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ रचयिता है। जैसे द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है, द इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा है, वेकअप इंडिया किसने लिखा है। तो यहाँ मैं मिलान कर देता हूं कि किसने किसको लिखा है। तो द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था। फिर इंडिया इन ट्रांजिशन ये जो है यह एम.एन. रॉय जी ने लिखा था, और वेकअप इंडिया एनी बेसेंट ने ही लिखा था, और फिर बच गया जो ट्रांसफर वह बीपी मेमन ने लिखा था। तो ए का 4, फिर 2 का 2, 3 का 3 और डी का 1 ऐसे देखेंगे। ए का 4 सबसे पहले पकड़ेंगे, 1 का 4 केवल यही है, तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ए का 4 मिल गया तो यहाँ टिक करके हम निकल सकते हैं। यदि ए का नहीं मिलता फिर बी देखते हैं, सी देखते हैं, ऐसे हम पकड़ते हैं प्रश्नों को एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखेंगे तो द इंडियन स्ट्रगल यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित एक पुस्तक थी। यहाँ आपको याद रखना है कि द इंडिया स्ट्रगल किसने लिखा, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया था। इसके नीचे बात करेंगे जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने विचारों को व्यक्त किया। उसमें उन्होंने क्या किया था, तो अपना विचार जो है, जो सुभाष चंद्र बोस का विचार था, उन्होंने अपने विचार को इस पुस्तक में लिखा था। अब यहां देखेंगे इंडिया इन ट्रांजिशन, और इंडिया इन ट्रांजिशन इसको भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसको किसने लिखा था, तो एम.एन. राय द्वारा लिखी गई यह एक पुस्तक थी। इन्होंने भारत के राजनीतिक परिवर्तन की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है, यदि पूछ दे कि इंडिया इन ट्रांजिशन जिसे एम.एन. राय द्वारा लिखा गया है, इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो भारत के राजनीति परिवर्तनों की चर्चा की गई। एक एक लाइन से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से बहुत शॉर्ट में और बेस्ट नोट्स की तरह इसको बनाया गया है, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और सभी प्रश्न यहाँ कवर हो जाए। इसीलिए एक एक लाइन को आपको ध्यान में रखना है। आगे है वेकअप इंडिया। वेकअप इंडिया किसने लिखा था, तो एनी बेसेंट ने लिखा था, और यह पुस्तक भारतीयों को जागरूक करने का प्रयास करती है। भारतीयों को जागरूक करने का प्रयास करती है। ट्रांसफर, यह ट्रांसफर जो पुस्तक थी यह बीपी मेमन द्वारा लिखी गई थी, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रशासन में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करती थी। इन सभी बातों आपको ध्यान में रखना है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना है। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले जाकर के इसके पुराने वाले सीरीज को देखें। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हमने कवर किया है 1857 की क्रांति से। लगातार हमारा टॉपिक वाइज और घटनाक्रम के तरीके से हमारा पूरा सेशन चल रहा है। आप जाइए पीछे वाले वीडियो को देखिए, आपका एक भी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 ईस्वी में चल रहा था, महात्मा गांधी द्वारा इसे शुरू किया गया था, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ब्रिस्टिल चर्चिल हुआ करते थे। ब्रिस्टिल चर्चिल हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ब्रिस्टिल चर्चिल हुआ करते थे। आपको याद रखना है, ब्रिस्टिल चर्चिल हुआ करते थे। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और यह बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अब आपको बताना है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दिल्ली में भी हुई थी, और उसके बाद आचार्य जेबी कृपलानी ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन जो दिल्ली वाला हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वहां जेबी कृपलानी जी ने नहीं, बल्कि वहां राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 56वां कांग्रेस अधिवेशन था, कौन सा था। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा, तो आप उंगली पे गिन सकते हैं, हर साल होता था, लेकिन बीच में 5 साल गैप रहा। तो यह 56वां कांग्रेस अधिवेशन 1947 में दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्यारे बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। आपको बताना है कि 1938 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था। तो हरिपुरा का यह अधिवेशन था, यह 1938 का, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बनाए जाते हैं।
जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बनाए जाते हैं। फिर 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी अधिवेशन में बनाए जाते हैं और वहां इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ आपसी मतभेद के कारण गांधी जी ने सीताराम पटैया को एक तरफ खड़ा किया था, एक तरफ ये थे। तो इन सभी चीजों पे हमने बात कर रखा है। यहाँ है यह 52वां कांग्रेस अधिवेशन था और 1938 ईस्वी में हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों की 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है। यह बीपीएससी 2004 में भी पूछा हुआ प्रश्न है और यूपीएससी 2017 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। और आपको बताना है कि जो बटलर कमेटी बनी थी यह 1927 में बनी थी और इसका उद्देश्य क्या था। क्या भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना था, क्या भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना था, या भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना था, या भारतीय सरकार तथा देसी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। जो भारतीय सरकार थी और जो देसी राज्य थे उनके बीच के संबंध को सुधारना था। इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे और एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि बटलर कमेटी का गठन 1927 में हुआ था। डायरेक्ट पूछ लेता है कि बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था। आपको याद रखना है 1927 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय सरकार और देसी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। कमेटी ने यह सुझाव दिया कि भारत के विभिन्न प्रांतों के प्रशासन में सुधार और स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। जब यह कमेटी अपना फाइनल रिपोर्ट देती है तो कहती है कि भारत के विभिन्न प्रांतों के प्रशासन में सुधार किया जाए, साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया जो है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। एक एक प्रश्न बेहतर है, बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन है और एक्सप्लेनेशन उससे भी बेहतरीन है। इसलिए आप इस सीरीज को मिस ना करें। इस सीरीज को बिल्कुल एकदम ऐसे ही करते चले, साथ साथ एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको बताना है, यह बीपीएससी 2002 का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इस पे भी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर रखा है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और जब यह 8 अगस्त को शुरू हुआ था, उसी रात ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी तथा उनके साथ जो लोग इसमें सहयोग कर रहे थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी जयप्रकाश नारायण और कुछ लोग भाग जाते हैं और वो लोग छापामार या सांकेतिक आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ये प्रश्न डायरेक्ट बनेगा। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तथापि आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखना है। उसी रात कर लिया गया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर नाम था उसका, ऑपरेशन जीरो आवर। इसी के तहत सबको गिरफ्तार किया गया। यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप में प्रसारित हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व छुप छुप के जयप्रकाश नारायण जी करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि करो या मरो यानी कि डू और डाई का मंत्र किसने दिया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह बीपीएससी 2002 में भी पूछा हुआ प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है। 2010 में भी बीपीएससी ने सेम क्वेश्चन को पूछा है। आपको बताना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो 1942 में ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था कि अब या तो करो या फिर मरो, लेकिन अब हमें आज़ादी चाहिए। अब सविनय अवज्ञा वाली आंदोलन नहीं चलेगी। अब अंग्रेजों को भगाने वाली, अंग्रेजों को मारकर भगाने वाली आंदोलन चलेगी। अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है और महात्मा गांधी ने यह बात कहा था डू और डाई यानी करो और मरो का मूल मंत्र उन्होंने ही दिया था। कब दिया था? तो 1942 में ही दिया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस पे भी हम लोगों ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रहे थे तो वहां डिटेल में चर्चा किया था कि पिंगवी वेंकैया ने कैसे भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है
उसका झंडा बुलंद करती हैं, उसका झंडा बनाती है, विकसित करती हैं, फिर उसको अपनाया जाता है और फिर 1931 में ही झंडा को अपनाया जाता है। इन सभी बातों पे हमने चर्चा कर लिया है। आप यदि नए हैं तो जाकर के पुराने वाले वीडियो को देखें, पिछले वाले क्लास को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सीरीज में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तकरीबन 5 से 6 क्लास होंगे, आप जाइए और उस पूरे क्लास को देखिए, कहीं भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अधिवेशन से लेकर के किसने अध्यक्षता की और हर अधिवेशन का अपना क्या मांग था, क्या मूल्य विचार था, इन सभी बातों पे हमने चर्चा वहां किया है। 1931 की अध्यक्षता की किसने, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न है, इससे पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये लाइन याद रखना है कि कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। अब बताइए, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और यह नवंबर 1927 में लंदन में इसका गठन किया गया और भारत में यह 1928 में आया, जिसका विरोध भारतीयों ने किया। तो इसका मुख्य कारण क्या था, आपको यह बताना है। समय से पूर्व नियुक्ति थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बढ़िया इसका ऑप्शन भी दिया गया है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि अभी हम लोग बात किया कि 1919 से 1929 में आना था, 1928 में ही आ गया, तो यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन फिर हम आगे बढ़ेंगे, सभी प्रश्नों को सभी ऑप्शन को देखेंगे और फिर हम बात करेंगे कि उसमें से बेस्ट क्या है। सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था या गांधी का असहयोग आंदोलन था। अब आपसे हमने बात किया था कि जब 1928 का साइमन कमीशन भारत आया, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, बल्कि सभी सदस्य अंग्रेज थे और जिस वजह से इसे व्हाइट मैन कमेटी भी कहा गया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहां से मेन चीजों को हम अंडरलाइन कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में हुआ था, बिल्कुल इस बात को आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। 1928 में पहली बार भारत आया, ये भी आपको याद रखना है। इसका गठन 1919 के सुधार की जांच के लिए हुआ था, जो क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन था यहां से। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय इसमें नहीं थे, यहां से प्रश्न बन सकता है। अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ और आपको याद रखना है कि इसका नारा क्या था, तो साइमन गो बैक नारा था, साइमन वापस जाओ नारा था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे इस साइमन गो बैक का, तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। उनकी मृत्यु भी इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत में द्वैध शासन या डियार्की प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया था द्वैध शासन? 1935 अधिनियम के तहत किया गया था, या मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से, या साइमन कमीशन 1928 में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में भारतीय द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। द्वैध शासन पद्धति संवैधानिक व्यवस्था का एक रूप था। द्वैध शासन क्या था, तो एक संवैधानिक व्यवस्था का एक रूप था। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनेल कार्टिस ने प्रतिपादित किया था। यहां से यह प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले किसने, तो सबसे पहले अंग्रेजी एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है लियोनेल कार्टिस, और इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। राउंड टेबल का यह संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में लागू किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आपको यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिनके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किए गए। कब, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको देखना है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही। जो हमें याद होता है सबसे पहले वहां चलते हैं ताकि हमारे लिए आसान होता जाए। चलिए हम प्रत्यक्ष कार्यवाही जानते हैं कि एम एन जिन्ना ने किया था, एम एन जिन्ना ने किया था। फिर अगस्त संकल्प की बात कही जाए
तो अगस्त संकल्प की बात कही जाए तो यह महात्मा गांधी ने किया था। अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था? तो लॉर्ड लिथगो ने दिया था। और अगस्त घोषणा किसने किया था? तो 1917 में मॉन्टेग्यू ने किया था। मॉन्टेग्यू ने किया था। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। हम देखेंगे कि सबसे पहले ए का 1, बी का 2, 2 में है, नीचे का दोनों का कट जाएगा क्योंकि दोनों का अलग अलग है। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 था। सी का 4 और डी का 3 था, जिस वजह से इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी का 3 था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले हम इसको एक एक लाइन को जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप नोट कर लें या फिर आप बिल्कुल दिमाग में रख लें, यहां से प्रश्न बनते ही हैं। अगस्त घोषणा 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा किया गया था। अगस्त की घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, यहाँ तीनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने तीनों को यहाँ कवर कर दिया है और तीनों को अच्छे से लिख दिया कि किसने कब कैसे दिया। तो 1917 में अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू ने दिया था। भारतीयों को अधिकार स्वायत्तता देने की घोषणा इसमें की गई थी, यानी कि भारतीयों को अधिक स्वायत्तता देने की घोषणा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिथगो द्वारा पेश किया गया था, यह भी याद रखना है, जिसमें स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया गया था। स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया गया था। अब अगस्त संकल्प की बात कही जाए तो यह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ये 1942 में भारतीय स्वतंत्रता की मांग के लिए किया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही, यह एमएन मोहम्मद अली जिना, एम ए जिना का मतलब मोहम्मद अली जिना द्वारा 1940 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य मुस्लिम लीग के लिए अलगाववादी राजनीति को बढ़ावा देना था। अलगाववादी राजनीति को बढ़ावा देना था। एक एक लाइन से प्रश्न बनते हैं, आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाया गया है या ऐसे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को दिया गया है। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है और किसमें मुख्य भूमिका उनकी रही। तो इसका आंसर होता है बाबू बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। यहाँ एक्सप्लेनेशन में सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को इतने ढंग से बनाया गया है कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। आपको याद रखना है, सरकार ने 30% कर बढ़ा दिया गया था, इसीलिए बारदोली के मेरता बंधुओं यानी कि कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बहुत बढ़िया। बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? बारदोली के महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने ही दिया था, या और 1928 की बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है प्यारे बच्चों, और उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लगा होगा। और यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर के साथ हम आपके साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आपका सपोर्ट करते रहेंगे। आप इस पूरे सेशन को हमारे साथ कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, यह वादा है मेरा आपसे। ऐसे कंटेंट आपको शायद ही यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, जो इतने जबरदस्त तरीके से कंटेंट बिल्कुल फ्री में आपके पास ला करके दिया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में अगले नए प्रश्नों के साथ। और यह सीरीज यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।